तो पिछले लेक्चर में हमने हैमिल्टोनियन डायनामिक्स डिस्कस किया था। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में मैंने आपको पहले तो लैग्रेंजियन मेथड बताया था क्या होता है, और लैग्रेंजियन ने दिया था इस 1788 में, मैंने आपको बताया था लैग्रेंजियन डायनामिक्स। उसके बाद हैमिल्टोनियन ने अल्टरनेट मेथड निकाला 1800 कुछ में, और इसके बारे में मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था और हैमिल्टोनियन मेथड से क्या क्या फ़ायदे थे। मैं आपको दोबारा स्क्रीन ये धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाता हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट बता दिए थे। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जब लैग्रेंजियन में किसी कोऑर्डिनेट का एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं होता लैग्रेंजियन फंक्शन, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल मूवमेंट, वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर मैंने आपको हैमिल्टन्स इक्वेशंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दी थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बता दी थी हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में बता दी थी हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बता दी थी हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का हल्का सा बता दिया था और करने को दे दिया था, ये प्रॉब्लम आपको करनी थी। इसके बाद मैंने कहा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दी थी विद हैमिल्टोनियन डायनामिक्स से। एच फॉर्म किया था पी के क्यू के डॉट से माइनस एल से, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी थी इसकी। इसी तरह से 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने बता दिया था एक्स की जगह पे एक्स और वाई आ जाएंगे, उसी तरह से प्रोसीड कर लिया था। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर लेंगे तो एक्स इज टू आर कोस थीटा आ जाएगा, वाई इज टू आर साइन थीटा आ जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम भी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है, तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैंने डेल्टा वेरिएशन आपको छोड़ दिया था क्योंकि आपके सिलेबस में एज सच नहीं है। लेकिन मैं हल्का हल्का स्क्रीन दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई पढ़ना हो तो आप पढ़ सके इसे। डेल्टा वेरिएशन, ये डेल्टा वेरिएशन की स्क्रीन है, आप अपने आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ। ये डेल्टा वेरिएशन होता है। डेल्टा और डेल वेरिएशन में रिलेशन दिखा रखा है इसमें। डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन का मैंने डिफरेंस आपको बता भी दिया था। एक में टाइम कांस्टेंट रहता है मोशन का, पूरे 1 टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में चाहे किसी भी पाथ से जाए तो टाइम कांस्टेंट रहता है डेल वेरिएशन में, और डेल्टा वेरिएशन में टाइम कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि हो। और भी जो इनके प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है, इसकी भी आपको मैंने हल्का सा समझा दिया था, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में ऐसा सच नहीं लिखा। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है सारा। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ धीरे धीरे आपको स्क्रीन दिखा दिखा के, जिससे आप खुद इसे पढ़ सकें अगर पढ़ने का मन हो तो कभी, क्योंकि ये नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं PDF। इसके बाद कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, कैनोनिकल या कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। कैनोनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जरा फ्लाइट मोड में लगा लेता हूँ मैं इसे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और ये क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ना कोई वेरिएबल जो हो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, जिसपे कि लैग्रेंजियन डिपेंड ना करे, एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ईजी हो जाती है।
इसका मैंने एग्जांपल लेके बताया था आपको ये सब। इसके बाद मैंने आपको लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन समझाए थे। ये सारे नोट्स आपके पास हैं। लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है वन ऑफ द बेसिस से सेकंड बेसिस में अगर ट्रांसफ़र करना है इक्वेशन को, एक्स वाई से अगर यू वी में करना है तो। फिर मैंने कई तरह के जेनेरेटिंग फंक्शन लिए थे, जेनेरेटिंग फंक्शन भी समझा दिया था आपको। ये जेनेरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाता है, एल माइनस एल प्राइम पर डिफरेंस आ जाता है, और एल की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट है और एल प्राइम की वैल्यू सेकंड ब्रैकेट है। जेनेरेटिंग फंक्शन के 4 प्रकार होते हैं, ये सब आपको मैं करवा चुका हूँ। केस 1, जब जेनेरेटिंग फंक्शन डिपेंड करेगा स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और टी पे, उस केस में क्या क्या होगा। उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएंगी? उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी जो मैंने आपको लिख रखे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी 13, 14 और 15 इस तरह की आएंगी। फिर केस 2 थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। केस 2 में स्मॉल क्यू, कैपिटल पी और टी का फंक्शन लिया है, तो इसमें जेनेरेटिंग फंक्शन जो है लैग्रेंजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। इस तरह से इक्वेशन नंबर 29 में लिख रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसी तरह से जेनेरेटिंग फंक्शन के और भी दो प्रकार हो सकते हैं। यहाँ देखिए एच प्राइम माइनस एच की वैल्यू सेम आ रही है चारों फंक्शन, पहले और दूसरे फंक्शन के लिए। पहले फंक्शन के लिए भी एच प्राइम माइनस एच डेल एफ 1 डेल टी था, इसमें भी एच प्राइम माइनस एच डेल एफ 2 डेल टी आ रहा है। फिर थर्ड केस ले लिया जेनेरेटिंग फंक्शन का। अब स्मॉल पी कैपिटल क्यू और टी पर डिपेंड कर रहा है, इसे भी आगे प्रोसेस कर लिया और प्रोसेस करके सेम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी इसके लिए भी। इक्वेशन नंबर 38 दे रही है इक्वेशन ऑफ मोशन, 38 से मिलनी है आपको। केस 4 ले लिया, केस 4 में F4 माना है स्मॉल पी कैपिटल पी और टी का फंक्शन, और इसे भी आगे प्रोसेस करके इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल दिए। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आपको लास्ट इक्वेशन सब में सेम दिख रही होगी, एच प्राइम माइनस एच इक्वल टू डेल एफ बाई डेल टी। यहाँ तक हम करवा चुके हैं, तो अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप ट्रांसफ़र करके इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिस्टम क्या था आपका, एक सिस्टम था स्मॉल क्यू, स्मॉल पी और टी, और दूसरा क्या था कैपिटल क्यू, कैपिटल पी और टी। तो इससे अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं, ये हमें देखना है कि हमें किससे किस में ट्रांसफ़र करना है। जिस सिस्टम में हमारे ज़्यादा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होंगे उसमें ट्रांसफ़र करना है, समझ गए। अगर फर्स्ट सिस्टम ये है, ये फर्स्ट सिस्टम है और ये वाला हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम, और फर्स्ट सिस्टम में हमारा एक भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, एक भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, और सेकंड सिस्टम में सपोज एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है हमारे पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेट सी लिख दिया मैंने। साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो होता है जिसपे लैग्रेंजियन के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो होगा जिसमें लैग्रेंजियन जो होगा एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा, और हैमिल्टोनियन के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो होगा जिस पर हैमिल्टोनियन एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा। यानी डेल एच बाई, जब भी आप कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सपोज हमारा क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो आप जब भी डेल एच और डेल क्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए। अगर लैग्रेंजियन के लिए कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सपोज Q1 लैग्रेंजियन के लिए, तो जब भी आप डेल L बाई डेल Q1 निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो होगा लैग्रेंजियन के रेस्पेक्ट में या हैमिल्टोनियन के रेस्पेक्ट में वो होगा जो उसके
उसके फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंस नहीं होगी उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे हैमिल्टोनियन की। तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू दैट साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ईजी हो जाएंगी हमारी। जैसे एग्जाम्पल लिया है, सपोज एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जैसे सपोज हमारा हम इससे ट्रांसफर कर रहे हैं क्यू से क्यू में, स्मॉल पी से कैपिटल पी में, तो हैमिल्टोनियन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। सपोज जो हमारा कैपिटल क्यू कैपिटल पी और टी था उसमें क्यू के जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सपोज ये लिखा है क्यू के साइक्लिक। जब क्यू के साइक्लिक होगा तो डेल जो नया हैमिल्टोनियन है डेल एच प्राइम बाई डेल क्यू के ये जीरो होगा क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस साइन के साथ पी के डॉट के बराबर। जब ये जीरो होगा तो पी के डॉट की वैल्यू जीरो होगी। और पी के डॉट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पी के विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब डेल पी के बाई डेल टी जीरो है इट मीन्स पी केज आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो तब होता है जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे पी के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पी केज आर कांस्टेंट। तो कोई कांस्टेंट मान लिया अल्फा के, पी के की वैल्यू मान ली अल्फा के, पी केज है, पी के बहुत सारे हैं इसलिए आर लिखा है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब हमने एक स्पेशल कंडीशन मानी, हमने मानी सपोज जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली एंड एच इज कंजर्व्ड देन दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्या माना हमने माना है कि एफ जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, क्या एक्सप्लिसिटली, डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं एफ की टी पे। और दूसरा सपोज एच कंजर्व्ड है, तो आपने पढ़ रखा है अभी सारी इक्वेशंस में जो जेनेरेटिक 4 तरह के जेनेरेटिक फंक्शन लिए गए हैं उसमें सब में पता है कि एच प्राइम माइनस एच क्या होता है, एच प्राइम माइनस एच की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल टी आती है, यानी ये वाली ये जो लिख रखी है एच प्राइम इज इक्वल टू एच प्लस डी एफ बाई डी टी। तो इसमें डी एफ बाई डी टी जीरो हो गया और एच जो हो गया कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स एच प्राइम इज ऑल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो एच प्राइम भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। जब ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा तो ये क्यू के और टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा एक्सप्लिसिटली। एच प्राइम विल नॉट इन्वॉल्व क्यू के एंड टी एक्सप्लिसिटली बिकॉज इट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो किस पे डिपेंड करेगा, केवल पी के पे। और आपको पता है कि जब ये जीरो हो गया डी एफ बाई डी टी जीरो हो गया तो एच प्राइम इजकल टू एच तो ही गया, तो एच इजकल टू एच प्राइम तो आपको मिल ही गया, यानी कि एच इजकल टू एच प्राइम मिल गया। और एच प्राइम क्या है, एच प्राइम जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यू के और टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड करेगा, पी के पे। और पी के क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो पी के जब कांस्टेंट ऑफ मोशन है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए तो पी के की वैल्यू अल्फा के मान ली थी हमने, तो एच प्राइम जो हो गया अल्फा का फंक्शन हो गया। अब हैमिल्टन्स इक्वेशन, ये स्पेशल केस माना है हमने ना, तो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर क्यू के क्या आ जाएगी, आपको पता है क्यू के डॉट क्या होता है, डेल एच प्राइम बाई डेल पी के होता है। पी के की वैल्यू तो डेल एच प्राइम बाई डेल अल्फा के, डेल एच प्राइम बाई डेल अल्फा के को ओमेगा के मान लेते हैं। सपोज दिस इज ओमेगा के, कांस्टेंट है although it is a function of k but it is a constant। यहाँ लिख दिया where omega k are function of alpha k and are constant in time। तो एक इक्वेशन आ गई q के डॉट इज इक्वल टू ओमेगा के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई q के डॉट 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 माने फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ओमेगा के। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो आपको मिल जाएगा क्यू के, इंटीग्रेशन करके ये मिल जाएगा, लिख रखा है मैंने क्यू के ओमेगा के टी प्लस बीटा के, बीटा के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
इसकी वैल्यू आपको पता ही है, जब भी कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो उसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। तो ये सब थी एडवांटेजेस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक एडवांटेज क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो। साइक्लिक कोऑर्डिनेट होंगे तो एच डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा किस पे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे, और फिर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, क्योंकि डेल एच बाई डेल उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा एच का वो जीरो आएगा। अब एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया एक फंक्शन का एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ इजकल टू, ये आपकी बुक में दे रखे हैं एग्जांपल ना, समेशन ओवर जे स्मॉल क्यू जे कैपिटल पी जे। तो ये एफ किसका फंक्शन है, हेयर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एफ स्मॉल क्यू कैपिटल पी, और टी है ही नहीं यहाँ पे, टी को जीरो मान लो। तो ये वाला तो F2 था, क्योंकि आपको ध्यान होगा F1 क्या माना था, F1 माना था स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और टी। F2 क्या माना था, स्मॉल क्यू कैपिटल पी और टी। F3 क्या माना था, F3 माना था, F3 डिपेंडेंट माना था स्मॉल पी कैपिटल क्यू और टी। F4 माना था स्मॉल पी कैपिटल पी और टी, इस तरह से माने थे। तो ये जो जेनेटिक फंक्शन दिया हुआ है ये स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन है, यानी कि F2 की फॉर्म है ये, जो हमने F2 माना था। और F2 के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी, F2 के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, F2 के लिए थी P डॉट स्मॉल पी डॉट इज इक्वल टू डेल F बाई डेल क्यू जे। तो डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ F2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इसका क्यू जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना, तो पी जे आंसर आ गया कैपिटल पी जे। और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, कैपिटल क्यू जे क्या थी, डेल F2 बाई डेल कैपिटल पी जे, यानी डेल कैपिटल पी जे ऑफ F2 यानी स्मॉल क्यू जे। अगेन F इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो H प्राइम इज इक्वल टू H प्लस डेल F2 बाई डेल टी था, और डेल F2 बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, जीरो, तो H प्राइम इज इक्वल टू H हो गया। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिले, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिले पी जे इज इक्वल टू स्मॉल पी जे इज इक्वल टू कैपिटल पी जे, कैपिटल क्यू जे इज इक्वल टू स्मॉल क्यू जे, और H प्राइम इज इक्वल टू H। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो ये तो सेम हो गया। पहले आपके पास फंक्शन थे, पहले आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे स्मॉल क्यू स्मॉल पी और टी, और नए कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, कैपिटल क्यू कैपिटल पी और टी। लेकिन आपका आंसर आ गया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी, और टी इज इक्वल टू टी तो है ही। तो ये तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ F2 फंक्शन में ना। F2 फंक्शन में अगर टाइम नहीं है तो सेम आ गया, क्या आ गया, सेम फंक्शन आ गया। ये जो फंक्शन कहलाते हैं ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो इस तरह का फंक्शन जो होगा, दिस काइंड ऑफ फंक्शन F जनरेट्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि सेम प्रोड्यूस कर रहा है वो, चाहे पहला वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो चाहे दूसरे वाला, तो इसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब सपोज हम दूसरे तरह का फंक्शन लेते हैं कैपिटल F, सपोज इस तरह का लिया, पहले क्या लिया था, देखो पहले लिया था क्यू जे कैपिटल पी जे, अब क्या ले रहे हैं, क्यू जे कैपिटल पी जे ही ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं बट विद नेगेटिव साइन। तब वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्यू जे की वैल्यू माइनस क्यू जाएगी, पी जे की वैल्यू माइनस पी जाएगी, और एच प्राइम की वैल्यू एच आ गई। अभी सेम वैल्यू आ रही है बट विद नेगेटिव साइन आ रही है, इसे कहते हैं स्पेस इन्वर्जन, यानी स्पेशल केस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेशल केस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो क्या कर देगा, स्पेस को इन्वर्ट कर देगा, बस जो प्लस प्लस में थे वही क्वांटिटी आ जाएगी, माइनस माइनस में आ जाएंगी सारी, तो स्पेस का इन्वर्जन हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं,
एक फंक्शन लिया क्यूजे, कैपिटल क्यूजे, ये कौन सी फॉर्म है फंक्शन की? आपको पता है F1 फॉर्म है। और F1 फॉर्म के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे? आपको ध्यान होगा पी जे इज इक्वल टू डेल F1 ऑब्लिक, हाँ क्या था, डेल क्यू जे। तो जब ये लगा देंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। और कैपिटल पी जे क्या था? कैपिटल पी जे इज इक्वल टू माइनस डेल F1 अपॉन, हाँ माइन डेल F1 अपॉन डेल कैपिटल क्यू जे था। तो ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। ये जेनेटिक फंक्शन के लिए थे, समझो। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया जेनेटिक फंक्शन पे। एक एग्जांपल और लिया है, एफ अगेन स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एफ आई का फंक्शन है, एफ आई और पी आई, वेयर एफ आई इज आर्बिट्री। एफ आई इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, एफ आई का फंक्शन है, लेकिन एफ आई जो क्यू जे का फंक्शन है, और ये पी आई का फंक्शन है। यह एग्जाम्पल दे रखा है, इसे आप समझ के करिएगा, ये आपके लिए छोड़ दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडीशंस फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, इसकी क्या कंडीशन होती है? तो इसके लिए हमने एक जनरेटिंग फंक्शन ले लिया एफ, इस फॉर्म में ले लिया, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो ये F1 है, F1 वाली फॉर्म है, आपको पता है। टी है नहीं, तो आपको पता है डेल एफ बाई डेल टी जीरो होगा। जब डेल एफ बाई डेल टी होगा तो एच प्राइम इज इक्वल टू एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी था, तो एच प्राइम इज इक्वल टू एच हो जाएगा। तो डेल एफ बाई डेल टी हो गया तो एच प्राइम इज इक्वल टू एच हो गया। और F1 के लिए आपको पता है ये होता है और ये होता है, ये भी दोनों वैल्यूज पता है आपको F1 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। F क्या था? ये फंक्शन है, ये रहा F फंक्शन, ऊपर जो मैंने गोला लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ मैं गोले। F ये फंक्शन है, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे df तो आपको पता ये आ जाएगा। ये पहले डिफ्रेंशिएशन होगा स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में, डेल एफ बाई डेल क्यू के इंटू डी क्यू के, प्लस समेशन होकर क्या डेल एफ बाई डेल कैपिटल क्यू के इंटू डी क्यू के। ये इट मीन्स, और डेल एफ बाई डेल क्यू के क्या है? ये डेल एफ बाई डेल क्यू के क्या है? ये रहा डेल एफ बाई डेल क्यू के, ये है पी के। और यहाँ पर डेल एफ बाई डेल कैपिटल क्यू के क्या है? ये माइनस पी के है। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये हम F1 फंक्शन लेके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ये है ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन है। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तभी सेटिस्फाई होगी। और सेटिस्फाई कब होगी? जब राइट हैंड साइड भी क्या होगी? परफेक्ट डिफरेंशिएशन होगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, पी के डी क्यू के माइनस ये, दिस मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, यानी परफेक्ट डिफरेंशियल। तो आपको किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल प्रूव करना है तो आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लो और उसे परफेक्ट डिफरेंशिएशन प्रूव कर दो, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पेज 15 है, ये हल्का आ रहा है, इसे मैंने आपको दोबारा भेजा था, तो देखते हैं क्या भेज रखा है मैंने आपको दोबारा। मैंने लिखा है पेज 15 साफ नहीं आया, इसे दोबारा भेज रहा हूँ मैं। इस पेज 15 को खोल लेते हैं। ये इसमें एक एग्जांपल ले रखा है, ये बुक में सॉल्व एग्जांपल है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल P इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू दिस इज कैनोनिकल। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? स्मॉल क्यू और स्मॉल p के स्थान पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था आपने? कैपिटल Q और कैपिटल P सिस्टम में चले गए। तो प्रूव करना कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कैनोनिकल होगा, और जहाँ पे कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू
दे रखी है इन टर्म्स ऑफ QP, ये दे रखी है। तो ठीक है, आपको प्रूव करना है दीज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। आप ये जो Q/P है यहाँ पे, इस Q/P को T मान लो, यानी QP इनवर्स को T माना है आपने, इसे डिफ्रेंशिएट कर लो तो 1/P dq माइनस Q/P स्क्वायर dq आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन आ गया, राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन dt आ गया। ये हो गया, dt की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अगेन Q इज इक्वल टू टेन इनवर्स Q/P दे रखा है और Q/P को अपना T माना है, तो इसलिए टेन इनवर्स T हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो dq इज इक्वल टू d टेन इनवर्स T हो गया। और d टेन इनवर्स T क्या होता है, 1/1 + t स्क्वायर dt। ये हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। इसे निकाल के प्रूव भी कर सकते हैं वैसे आप लोग। तो dq क्या आ गया, dq आ गया ये 1/1 + t स्क्वायर और dt। dt की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, यह आ गया dq इज इक्वल टू 1/1 + t स्क्वायर dt। यहाँ पे dt की जो वैल्यू है ये वाली, ये dt की वैल्यू यहाँ रख दो, इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दो। यहाँ रखते ये रख दी dt की वैल्यू, ये यहाँ रख दी dt की वैल्यू, तो 1/1 + t स्क्वायर dt। और 1/1 + t स्क्वायर क्या था, t था Q/P, वो भी रख दो यहाँ पर, t की वैल्यू Q/P रख दो। तो ये सब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये dq की वैल्यू आ गई, कैपिटल DQ। हमें करना क्या चाह रहे हैं, हमें प्रूव करना है दिस क्वांटिटी P is dq माइनस P dq एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमने ये सब मैनिपुलेशन किए। तो अब देखो P dq माइनस P dq क्या आ गया, पहली टर्म को ऐसा लिख दिया P dq, दूसरी टर्म में P को सेम लिख दिया, P को P की लिख दिया, dq की वैल्यू रख दी। ये dq की वैल्यू यहाँ निकाली थी, ये रख दी यहाँ पे, ये dq की वैल्यू यहाँ रख दी, ये वाली रख दी। अब लेफ्ट हैंड साइड ये रही, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ये रही, और जो कैपिटल P है इसकी वैल्यू भी ऊपर दे रखी है। इस कैपिटल P की वैल्यू ½ P स्क्वायर + Q स्क्वायर दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है ऊपर, ये यहाँ रख दी। अभी मैं दिखाऊंगा। और ये सेम का सेम यहाँ उतार लिया। देखो कैपिटल P की वैल्यू ये दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, ये रही कैपिटल P की वैल्यू, ये यहाँ पर रख दी नीचे, ये रख दी कैपिटल P की वैल्यू, और सेम का सेम में उतार लिया। इसे फर्दर सॉल्व कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ½ PQ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ गया। तो सिंस दिस टर्म इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, therefore differential, therefore the given transformations are canonical transformation. Similarly, ये बुक में एग्जांपल दे रखा है आपको, इसके लिए भी आप प्रूव कर देंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। कैसे, वही प्रोसीजर, आपको ये वैल्यू निकालनी है p स्मॉल dq माइनस कैपिटल P d कैपिटल Q, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव करनी है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगा के। तो किताब में देख लेना, ये सॉल्व कर रखा है। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू ये जो मैंने लिखा है ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कैसे आएगी, इनकी हेल्प से ये आप निकाल लेंगे। अगेन एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। ये गुप्ता कुमार शर्मा की किताब में 131 पेज नंबर पे दे रखा है एग्जाम्पल। फॉर अ सर्टेन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ नोन दैट कैपिटल Q इज इक्वल टू दिस एंड F इज इक्वल टू दिस, फाइंड P एंड F। तो ये एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। पहले किसके दिखाए थे, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के, स्पेस इन्वर्जन के, और एक दो इसके, एक इसका भी दिखा दिया।
इसके बाद एग्जाम्पल 1, 2, 3 करेंगे। पेज 132 गुप्ता कुमार शर्मा किताब पे दिए हैं। बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशंस, ये आप खुद कर लेंगे। ये पेज 134 गुप्ता कुमार शर्मा पे दिए और पेज 170 जेसी उपाध्याय में दिए। बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन जेसी उपाध्याय, ये भी आप खुद करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ये भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पेज 135 गुप्ता कुमार शर्मा में है, या एग्जाम्पल 1 पेज 170 पे जेसी उपाध्याय की किताब में। ये एक ही एग्जाम्पल है, ये कर लेना आप। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे इसके आगे का। तो बंद करता हूँ। आपको कोई भी अगर क्वेरी हो आपकी तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। और आजकल एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं 10 से 1 और 1 से 4 तक चल रहे हैं। और आपको लोगों को पता ही है मैं एग्ज़ाम कमेटी में हूँ, सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने कॉलेज के, इसीलिए मैं ऑनलाइन सब आपको पढ़ाऊँगा। कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो हम ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल मीट या जूम के थ्रू भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी है, इफ़ देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेरीज, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। और जब टाइम मिलेगा तो हम क्लास भी ले सकते हैं बीच में ना। लेकिन आफ्टर जैसे 13 तारीख के बाद एक बजे से एग्ज़ाम नहीं होगा, तो हम करीब 1:30-2 बजे तक बिजी रहेंगे एग्ज़ाम में, 1:30-2 बजे तक। उसके बाद क्लास ले सकते हैं 13 तारीख के बाद। तो आप लोग बता दीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं, कभी आप लोग आ जाएंगे तो ऑफलाइन। हालांकि नोटिस निकल गया कॉलेज में कि ऑफलाइन टीचिंग नहीं चलेगी, ऑनलाइन ही चलेगी, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे अगर आपकी कोई वो होगी, इमरजेंसी होगी या कोई बहुत बड़ी समस्या होगी तो इस लेक्चर को मैं ये ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।